नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। मैं हूं अशेषा अद्वर्यु, मेरे साथ डिम्पी नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में आज के सत्र में एक्शन दिखा है। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आखिरी घंटे की रणनीति और शो के आखिर में बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन बाजार की बात करें तो पिछले कुछ दिनों की सुस्ती के बाद अच्छा एक्शन आज भारतीय बाजारों में दिखा। ओपनिंग शो में जब गेंस दिखे थे उसके बाद वो गेंस बिल्डअप होते हुए नजर आए। 240 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी अब 22,320 के आसपास कारोबार करता हुआ। निफ्टी बैंक में भी करीब 230 अंकों की तेजी और सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में कारोबार करते हुए। मेटल स्टॉक्स में सबसे ज्यादा चमक आज के सत्र में दिखी है। याद रखें, हिंदुस्तान कॉपर 7% की तेजी, वेल्सपन कॉप, वेदांता, एनएमडीसी, नैल्को जैसे सभी मेटल स्टॉक्स में 5% से ज्यादा की तेजी दिखी है। और जैसे मैंने बताया, सभी सेक्टोरल इंडिसेस हरे निशान में। तो हाँ, पिछले कुछ दिनों से जो कमजोरी दिखी थी, ग्लोबल बाजारों में टैरिफ वॉर के चलते चिंताएं थी, उसके बाद आज अच्छा एक्शन भारतीय बाजारों पर दिखा है। लेकिन डिम्पी, सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा? अब कौन से लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए और आज का जो रीबाउंड है उसके बाद किस तरह की रणनीति बनाने की सलाह होगी? देखिए आशीषा, जितना हम टूटे उस हिसाब से बहुत सारे लेवल्स पाने को है। अब 26,000 से निफ्टी टूट के आया 22,000 तक, तो 4,000 पॉइंट हैं। और एथिकली 4,000 पॉइंट को अगर आप 25% करके 4 हिस्सों में बांट दें तो कम से कम 1,000 पॉइंट चले हैं, ये समझने के लिए कि अब आप वापस नीचे नहीं जाएंगे और आप ठीक हो रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा लेवल और बता देता हूँ। टिपिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या डीएमए, जिसको डेली मूविंग एवरेज कहते हैं, उसमें से 20 दिन की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, फिर 50 दिन की, फिर 100 दिन की और 200 दिन की। लेकिन टेक्निकल वाले लोग टिपिकली 20 और 200 दिन देखते हैं। 20 और 50 एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम को जनरेट करती हुई एवरेज होती है और साथ ही 200 दिनों की एवरेज इन्वेस्टर्स एवरेज होती है। ये सब ठीक होने के लिए भी निफ्टी को लेवल के हिसाब से बता देता हूँ, निफ्टी को कम से कम 22,900 के लेवल तक आना होगा। कम से कम 22,900 पे आना होगा। अभी हम चल रहे हैं 22,300 समथिंग पे, तो 500 से 600 पॉइंट की रिकवरी अभी भी और भी चाहिए, तब जाके ये कहा जा सकता है कि हाँ, मार्केट की जो फाइटिंग स्पिरिट है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बेहतर है और अब वो नीचे नहीं जाएगा। तो इसके लिए बोले सर 600 पॉइंट आप हमसे छुड़वा दोगे सिर्फ यही चेक करने के लिए? नहीं, मैंने आपके 600 पॉइंट छुड़वाए नहीं हैं, मैंने आपको एक्यूमुलेट करवा के पहले से ही सिस्टम में बिठवा रखा है। और अब जब रिकवरी आ रही है तो आप फेजेस में आप निकलना, जैसे फेज़ में आए हो वैसे फेज़ से निकलना, पैसे बनते जाएंगे और आप निकलते जाओगे, क्योंकि आपकी एवरेज कॉस्टिंग काफ़ी नीचे की बनी हुई है और आप ऊपर जाओगे तो आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस वो ऊपर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, क्या लेवल के हिसाब से आज हुआ क्या? देखिए, आज कोई मेजर रेजिस्टेंस पार नहीं हुआ, लेकिन आज मेजर सपोर्ट क्रिएट हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे 22,000 बार बार खतरे के निशान पे था, उसको हम टेस्ट करते तोड़ भी रहे थे, लेकिन फाइनली उसको बचा के अब 350 पॉइंट का गेन रखा है इसके ऊपर। डैट मीन्स अगर एक दिन खराब निकल भी जाए आपका, तब भी आप 300 पॉइंट खोने पर भी 22,000 अब नहीं खोगे। ये शॉर्ट कवरिंग आज मार्केट के अंदर आई है। सुबह कुछ लॉन्ग बन रहा था, बाद में शॉर्ट्स का कवरिंग हुई है, तो अच्छा है, कॉम्बिनेशन लॉन्ग कम शॉर्ट्स टू ट्रांसफर हुआ है और करीब 2 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट घटे। हालांकि ये बहुत छोटा शॉर्ट कवर है, बट फिर भी है, क्योंकि 2.25 करोड़ शेयरों में से सिर्फ 2 लाख शेयर घटे हैं। एथिकली 1% भी नहीं बनता। ठीक, दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। बैंक निफ्टी के पास 48,000 का इंपॉर्टेंट ट्रिपल बॉटम वाला पैनिक था। हमें भी ये लग रहा था कि जैसे निफ्टी ने तोड़ा है, कहीं ऐसे बैंक निफ्टी भी ना अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ दे। लेकिन अच्छी बात रही कि बैंकिंग ने कल पार्टिसिपेट किया। आज परसेंटेज में वो आधा है निफ्टी के मुकाबले, अगर आप चेक करेंगे तो निफ्टी के मुकाबले आज परसेंटेज में आधा है, लेकिन फिर भी थोड़ी कन्विक्शन है। तो ये आज करीब 200 पॉइंट जोड़ के इसने भी अपने मेजर सपोर्ट एरिया से अब 400 पॉइंट ऊपर है। कहने का मेरे मतलब है, अभी आप उस जगह पर नहीं आए हो कि जहां पर आप ये बात बहुत फक्र से और गर्व से कह दो कि नहीं, बाजार अब नहीं टूटेगा। हाँ, आप उस जगह पर आ गए हो, ये कहने के अधिकारी बन गए हो कि मार्केट अब अपनी फाइटिंग स्पिरिट्स को दिखा रहा है। इस जगह पर आके एक जो टेक्निकल पुल बैक चाहिए होता है, 10 दिन से टूट रहे हो,
17% तक टूट चुके। सिर्फ वही हो रहा है, इंटेलिजेंटली प्ले नहीं हो रहा, ये मजबूरी का ऊपर आ रहा है मार्केट, जिसे कहते हैं ना कि बहुत टूटे हुए हैं, इतना इतना ज़्यादा प्रेशर है कि कुछ भी करेंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो होगा ही होगा पक्का। तो कुछ कुछ वैसा ही इस समय मार्केट्स के अंदर होता हुआ दिख रहा है। तो इसके अंदर एक्साइटमेंट की चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह आप डाउट ही करें, बट अभी भी कन्विक्शन के अंदर दो प्रिंसिपल याद रखना। फर्स्ट, बाय राइट एंड सिट टाइट, अच्छे शेयर्स पकड़ के बैठे रहो, ठीक। दूसरा, नो एग्रेशन और नो डिप्रेशन। इससे पहले डिप्रेशन भी नहीं आना चाहिए, एग्रेशन भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 200 पॉइंट देखे और लगा कि अब तो बस बाजार हो गया, एकदम रॉकेट बन जाएगा, मैंने आज नहीं खरीदा तो कभी खरीद ही नहीं पाऊंगा। बॉस, ऐसा नहीं है, आराम से आपको मौके मिलेंगे। अभी बाजार को पक्का हो जाने दो। आज तो पहली बार मार्च सीरीज़ में भी पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद कोई एक अटेम्प्ट हो रही है और सीरीज़ के स्टार्टिंग में हो रही है, इसलिए थोड़ा और अच्छा लग रहा है। खैर, बहुत सारी चीज़ें हम कार्यक्रम के दौरान आपके सामने वो सारी चीज़ें रखते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सचिन गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देवांग शाह मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं और जतिन केडिया भी हैं। तो आज तीनों मेहमान मेरे को साथ रहेंगे कार्यक्रम में, आशीषा भी रहेंगे हमारे साथ। तो अगला 1 घंटा जो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उन सब भी बातों में चर्चा होगी। सचिन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। देवांग, आपका भी शुक्रिया, और जतिन आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सचिन से थोड़ी कम बात हुई है मेरी, हमेशा की तरह। अब आज मैं ज़रा उनसे पता कर लेता हूं कि उनका व्यू पॉइंट इंडेक्स को लेकर क्या है। सचिन, एक बार ज़रा निफ्टी, बैंक निफ्टी पर अपना टेक दे दीजिए और साथ ही अपने शेयर्स भी बता दीजिए। हाँ, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। वैसे तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। आपने जो जो पॉइंट आउट किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही कुछ फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया अभी निफ्टी के अंदर कि दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। सो एग्जैक्टली ये एक बेस जो 22,000 का, जिसको मार्केट थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा था, अराउंड दैट लेवल से ही एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशंस में हम देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि ये अभी भी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज ऑन द हायर साइड 22,800 900 यहाँ पर करीब 21 डेज के एक मूविंग एवरेजेस इन लाइक सस्टेन होते हुए नजर आ रहे हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं फर्दर रेजिस्टेंस को। सो 22,800 900 वो एरिया अभी भी बाकी है हमें टेस्ट करना, और उसके ऊपर जब तक मार्केट डिसाइसिवली सस्टेन नहीं होता है तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये फर्दर बेस बन गया है। सो यस, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग और फर्दर एक्सटेंड होते हुए नजर आए टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 22,450 और 500 के आसपास तक, और अराउंड दैट लेवल से वापस से कुछ और पेन देखने को मिले। सो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं, इमीडिएट सपोर्ट्स 22,000 ही हम कंसीडर करके चलेंगे, व्हाइल ऑन द हायर साइड 22,800 900 वही अभी भी एक पेन एरिया बना हुआ है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एक अच्छा सपोर्ट्स फॉर्म होता हुआ नजर आया है 47,800 के पास में, बिकॉज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें 47,800 के लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर स्लाइड अप मूव लोअर साइड से कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे थे। वेल, आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी 0.5% ही बढ़ा है, यानी कि बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में स्लाइड कम स्ट्रेंथ है, बट यस इंटैक्ट है वो लेवल्स जो कि एज एन सपोर्ट अभी के लिए बने हुए हैं। सो ऑन दी हायर साइड में यहां पर भी मुझे लग रहा है ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है, जो पुल बैक है और फर्दर एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 48,600 700 तक के लिए, एंड अराउंड दैट लेवल्स मुझे लगता है वापस से एक बार रिव्यू लेना रहेगा चार्ट्स पर कि किस तरीके का फर्दर एक्शंस और कमिंग डेज में देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं बात करूं तो 48,700 कुड बी दी लेवल्स जो कि और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी हायर साइड यहां पर भी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन हमें मिलेगी 49,700 के ऊपर। सो वो एरिया अभी भी बाकी है टेस्ट होना 49,700। उसके ऊपर अगर डिसाइसिवली बैंक निफ्टी भी सस्टेन होता है तो फिर हम बोल सकते हैं कि एक फर्दर बेस बनता हुआ नजर आया है, और उसके बाद में कुछ फर्दर ट्रेंड्स रिवर्स होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो ये ओवरऑल आउटलुक अभी के लिए इंडाइसेस पे मेरी साइड से बना हुआ है। अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस को लेकर। सो पहला रिकमेंडेशंस आज के ट्रेडिंग सेशंस में मैं सजेस्ट करूंगा रियलिटी सेक्टर से। स्टॉक का नाम है ओबेरॉय रियलिटी। यहाँ पर एक इमीडिएट बेस बनते हुए नजर आए हैं और लोअर साइड से कुछ शॉर्ट कवरिंग मूव्स कंटिन्यू होते हुए पर्टिकुलर चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे ओबेरॉय रियलिटी में 1565 के आसपास से एक बार बाइंग का लेवल सजेस्ट करूंगा, एंड जो कि करंट मार्केट प्राइस ही है इवन लोअर साइड में 1510 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड में 2 टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे। पहला टारगेट होगा 1620 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1650 का। मेरा दूसरा कॉल जो है वो मेटल इंडेक्स मेटल सेक्टर से रहेगा, बिकॉज आज मेटल के अंदर एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है। करीब 3% के आसपास में मेटल इंडेक्स जो है वो मूव करता हुआ दिख रहा है। मेटल स्टॉक्स जो है वो लोअर साइड से अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। सो यहीं से एक स्टॉक सेल
स्टील अथॉरिटी इंडिया, जिसमें एक बेस बनता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ में लोअर साइड में कंसोलिडेट होता हुआ प्रायर कुछ टाइम से स्टॉक्स को हम देख रहे थे। ओवरऑल जो रेंज थी वो 110 से लेके 100 के बीच में थी। अराउंड 10 रुपीज की रेंज में स्टॉक्स मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ दिख रहा था। वो फाइनली रेंज जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन पे ब्रेक होती हुई दिखी है। सो 110 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है ये रेक्टेंगल पैटर्न्स का एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो यहाँ पर सेल इंडिया में बाइंग की सजेशन दूंगा 110 111 के आसपास से। लोअर साइड में 107 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अप साइड में 120 तक का टारगेट्स यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेक्टर से सेल पर खरीदारी की राय, 120 का लक्ष्य, 107 के स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और रियल एस्टेट सेक्टर से ओबेरॉय रियल्टी पर भी सचिन ने खरीदारी की राय दी है। 1510 के स्टॉप लॉस के साथ 1620 से 1650 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेडिंग कॉल्स सचिन ने आपके लिए रखे। लेकिन जतिन, गुड आफ्टरनून, आप बताएं आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारे भी दो लॉन्ग साइड की तरफ पे ट्रेड्स होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो जिंदाल स्टील में होगा और डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव स्टार्ट हो चुका है। ऑन दी अपसाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 935 से 940 के टारगेट्स इन द शॉर्ट टर्म, और इसमें स्टॉप लॉस आपको 880 का रखना होगा। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में हमने देखा है कि एंडिंग डायगोनल पैटर्न या तो फॉलिंग वेज पैटर्न में से एक ब्रेकआउट आया है, जो एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली देखने मिल सकती है। तो क्रॉम्पटन को लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 335 का, और ऊपर में टारगेट एक्सपेक्टेड है 361 से 365 के। ठीक है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स जहां पर आज के सत्र में 5.5% की तेजी दिखी है, उस सेक्टर में मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। और मेटल सेक्टर से सेल पर खरीदारी की राय सचिन ने दी थी और JSPL स्टॉक पर नजरिया हमें देवांग ने दिया, जतिन ने दिया। लेकिन देवांग, आपके क्लोजिंग कॉल्स आज कौन से होंगे? गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे दोनों बाय साइड रहेगा और एक है मेटल स्टॉक्स। ओवरऑल मेटल सेक्टर्स में काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा है। पॉसिबल एक सेक्टर में ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो मेटल इंडेक्स में हिंडाल्को और स्ट्रक्चर हम देखें, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर और डेली चार्ट स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो हिंडाल्को खरीदने की सलाह, रेंज अराउंड 655 से 657 के बीच में। स्टॉप लॉस 644 का रखना है 674 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक मेरा रहेगा इंडिगो। इंडिगो का रोल स्ट्रक्चर देखिएगा, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने में मिल सकता है। तो इंडिगो खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हैं 4600, टारगेट है 4860। ये कुछ ट्रेड आपके सामने हमने रखे और इंडिगो को लेकर तो बहुत चर्चा हुई है। हमने भी आपको 4200 के ही रेट पे नोटिस करवा दिया था। दो बड़ी वजह इसके साथ आपको बताई थी, ज़्यादा कुछ नहीं। पहला, एक तो क्रूड के प्राइजेस कोई नहीं बढ़ाएगा बॉस। अब आप समझ लो क्रूड के प्राइजेस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। ना तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, ना ही रशिया चाहता है, ना ही इंडिया चाहता है, ना ही चाइना चाहता है, ना ही और कोई बड़ी कंट्री चाहती है। तो क्रूड के प्राइजेस जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यही थी। दूसरा पॉइंट, सामने आ रही गर्मियों की छुट्टियां और एक सीज़न प्रॉपर प्ले आ रहा है। 65% मार्केट कैप लेके बैठा है इंडिगो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने अपने रिजल्ट्स में पिछले 2-3 बार के रिजल्ट्स में काफ़ी हद तक जो चीज़ें थी वो एडजस्ट कर रखी हैं। तो इस बार की बैलेंस शीट्स भी ठीक रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्पाइसजेट का घटता हुआ क्रम, इंडिगो और एयर विस्तारा और एयर इंडिया मिक्स हो गई। अब तो सिर्फ दो ही डुओपोली वाला बिजनेस हो चुका है। और इंडिया के अंदर अभी आपको रिसेंट अभी सुना होगा इसी बजट में कि 50 नए सिटीज़ को और डेवलप करेंगे, और वहाँ पे वो सारे उड़ान वाले ही एयरपोर्ट लगेंगे, और उन सब में इन्हीं के पास ही जहाज़ है, चाहे ATR है चाहे दूसरे बोइंग वगैरह वाले हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कि ये एक अच्छा प्ले है और एक इसका पीयर नहीं है अवेलेबल मार्केट के अंदर इस समय। ठीक है जी, ये आपको अलग अलग शेयर, सारे शेयर्स ऑलमोस्ट हमने घुमा दिए। और वैसे भी आप देखो पिछले 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है और एक कम टूटने वाला शेयर भी था। तो जो मेरे पास जानकारी थी मैंने सब आपके सामने रख दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज रिलायंस की तेज़ी बहुत अच्छी तो नहीं है, बट शुरुआत हुई है। शुरुआत इसलिए नहीं हुई कि चल रहा है, शुरुआत इसलिए हुई कि जो 1200 का डैमेज किया है क्या उसको रीगेन कर लेगा। अगर एक दिन में कर लेता तो वाह, सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन क्या दूसरे दिन तक में 1200 आ जाएंगे, ये पता कर लेते हैं। सचिन, फर्स्ट डे 15 रुपये,
सेकेंड डे 15 रुपये या 25 रुपये और जोड़ूंगा तो 1200 का लेवल आ जाएगा, जहाँ से एक्चुअली में इसका एक सपोर्ट टूटा है। इसकी कितने चांसेस हैं कि कल तक ये 1200 वापस हो जाएगा? वेल डीपी जी, एक रिकवरी मूव तो आज के ट्रेडिंग सेशंस में दिख रहा है, और जैसे कि आपने बात की 1200 एक अच्छे लेवल्स थे। ये बेसिकली 200 वीक्स के मूविंग एवरेजेस के लेवल्स थे जो कि ब्रेक होते हुए नजर आए हैं, एंड पॉसिबिलिटीज लग रही है। देखिए कल तक नहीं तो मैं बोलता हूँ और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस लग सकते हैं, बट ये 1200 का ये जो ब्रेकडाउन जो हमने देखा है वो फिल होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है। पूरी पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ये हफ्ते में जो है वो करीब 1200 के ऊपर ही हम डिसाइसिवली क्लोज होते हुए नजर आए, और अगर वीकली चार्ट्स पर इस तरीके की क्लोजिंग मिलती है तो अच्छे सपोर्ट से एक रिवर्सल इंडिकेशन मिलते हुए दिखाई देंगे, और फिर फर्दर अपवर्ड मोमेंटम्स कमिंग डेज में इस पर्टिकुलर काउंटर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यस, अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में नहीं तो हो सकता है और कमिंग 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे लगे, बट 1200 के ऊपर सस्टेन होने की पूरी पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। प्रोबेबिलिटी हाई है, एक बार ये शेयर भी हाथ में आ गया और चलना शुरू करेगा तो बाजार की सपोर्ट करेगा। बाजार को डैमेज ना करे, बस आप सपोर्ट करो ना करो बट डैमेज मत करो। होता क्या है ना कि बाजार का जब डैमेज होता है ना बड़े शेयरों से, तो जो इधर उधर की हिम्मत जुटा के मार्केट आता है वो सब भी खो देता है कि जब मार्केट लीडर्स में ही दम नहीं है तो फिर हम छोटे शेयर्स क्या कर पाएंगे। ये कुछ वैसा ही है। अगर आप सेनापति आपके कमज़ोर हो और आप लड़ने के लिए युद्ध में पहुंच जाओ तो आपका मनोबल आधा होता है, क्योंकि आपके सेनापति कमज़ोर हैं। इसलिए पहले 6-7 शेयर अच्छे होने चाहिए। TCS, HUL, L&T, इन्फोसिस, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये 6-7 शेयरों की भी 40% से ज़्यादा वेटेज है मार्केट में। और इसमें मैं 1-2 बैंक और जोड़ दूं, जैसे मान लो SBI और जोड़ दिया, बड़ा बैंक, एक और प्राइवेट बैंक ICICI बैंक जोड़ दूं। ये सब बड़े शेयर्स हैं। अडानी एंटरप्राइजेस पार्ट है निफ्टी का। तो इस सब में अगर स्ट्रेंथ रहेगी ना तो हिम्मत बंधी रहेगी। खैर, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी आ चुके हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, यस सिक्योरिटी से हैं। शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा बताइए सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं और आपको फील गुड हो रहा है सर? थोड़ा आज हरा निशान काफ़ी दिनों बाद दिखा है, 10 दिन बाद। जी, आज के ऑप्शन के चलते में हम जनरल स्टील रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर हमें फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और फ्रॉम लास्ट 3 to 4 डेज यहाँ पे कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट आया है। तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे खासे बन रहे हैं। तो हमें जनरल स्टील का 900 का कॉल ऑप्शन करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट का बाय करना है अराउंड द लेवल्स ऑफ 20 to 24। एक्सपेक्टेड टारगेट निकल कर आ रहे हैं, वो निकल कर आ रहे हैं 38 के, और जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 16 का। तो ओवरऑल जो रिस्क नजर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 4,275 रुपीज़ का, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है जो टारगेट अचीव होते हैं तो वो निकल कर आ रहे हैं 8,750। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है सर। पता है आपने मेरे सेकंड पॉइंट को मैं बोलूँगा जो मैं अभी बोलता आगे चल के, आपने पहले ही रख दिया। यही एक अच्छे एनालिस्ट की पहचान होती है कि मार्केट के अंदर जब थोड़ा पेस बनना शुरू हो या बेस बनना शुरू हो जाए ना, उसके बाद थोड़े बीटा हाई वाले काउंटर्स जहाँ पे मिले वो पकड़ो। मेटल उसमें से एक है। मेटल ग्लोबल की वजह से भी और डोमेस्टिक की वजह से भी काफ़ी टूटे हुए शेयर्स हैं। अगर आप चेक करना चाहो तो इनके मंथली चार्ट चेक कर लो, आपको दिख जाएगा। खासकर सेल वगैरह भी काफ़ी टूटे हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, आप एक बार इसकी 900 की स्ट्राइक के साथ शुरू करो। एक्सरसाइज प्राइस छोटा है, 20-22 रुपये में आ जाएगी इसका प्रीमियम। ठीक है जी, 16 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, 38 रुपये का टारगेट हो गया। एक लॉट की कैलकुलेशन हमने स्क्रीन पर डाली जो कि 1:2 की बनती है। आधे पैसे जाएंगे, पूरे पैसे आएंगे, वैसे वाली कैलकुलेशन है। डेज हाई अभी टेस्ट कर रहा है, मंथली हाई टेस्ट कर रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। तो एक अच्छे शेयर्स पकड़ के उसके अंदर मोमेंटम पकड़ो, और जो रिदम है मार्केट का तो हो सकता है काम आ जाए। कॉल अच्छी कॉल निकाली है लक्ष्मी जी ने, और मैं उम्मीद करता हूँ इस कॉल को आप अच्छे से रीड भी कर रहे होंगे। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी चला दो, 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस उठाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज और डिसिप्लिन, 2 चीज़ों की कमी होती है। एक और चीज़, अब तो वैसे भी F&O की एक्सपायरीज भी बदल रही हैं। अब सोमवार को आप एक्सपायर करेंगे वीकली वाली भी, और अब सोमवार को एक्सपायर होगी मंथली वाली भी। तो थर्सडे वाला चक्कर ख़त्म कि हफ्ते के बीच में रुके रहते थे, अब हफ्ते के शुरुआत में एक्सपायरी के कटान करो, पूरा हफ्ता फ्री रहो अब आप। चलो ये भी अच्छा ही हो गया एक किस्म से। आगे बढ़े कुछ एक और शेयर्स जहाँ पर आज थोड़ा वॉल्यूम वगैरह ठीक बन रहा है या फिर शेयर्स ठीक है।
और कुछ हमारे रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स रिसर्चर्स भी अभी जुड़ जाएंगे, आपके सामने जानकारी देंगे वो। आज एक शेयर के अंदर और बढ़िया पोजीशंस आई हैं, बट NBC, अच्छा ये तो मैंने पूछ लिया था सुबह ही। जस्ट एक मिनट, मैं एक बढ़िया सा कोई शेयर निकाल दूँ आपको, लेकिन वॉल्यूम नहीं है उसके अंदर। लेके आई स्क्रीन पे जरा हिंदुस्तान कॉपर, ये डेरिवेटिव का एक्सपायरी वाला में सॉरी ये बैन वाला शेयर है। आज चल रहा है 7.5%। दिखाना एक बार हिंद कॉपर, 7.5% ऊपर होगा। जतिन भाई एक बार जरा आप इसको चेक करना, ठीक है। 7.5% ऊपर है, बट बिना वॉल्यूम के है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए। 1.5-2.5% का है। इसके ना एक फ्यूचर वाली प्लेट भी होगी, वो भी जरा दिखाना, ठीक है दर्शकों को। जतिन जी एक बार जरा देख के बताना, ये आज का मोमेंटो है या फिर 2-4 दिन कैरी कर सकता है ये? नहीं, डेफिनेटली ये 2-4 दिन कैरी करने जैसा लग रहा है। आज जो हिसाब से कैंडल बन रहे हैं, तो जस्ट इन केस के शायद 1-2 दिन का कंसोलिडेशन हो, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है हमें लगता है कि रिवर्स हो गया है। मोस्ट ऑफ द मेटल स्टॉक्स में हमें लगता है कि अपमूव जारी रहेगा। इन द केस ऑफ हिंदुस्तान कॉपर हमें लगता है कि ये जो करंट रैली है वो 232 से लेके 235 और इनफैक्ट इवन 243 तक ये एक्सटेंड हो सकती है, जहाँ पे अगेन उसका एक 100 वीक का एवरेज आ रहा है, जो आई थिंक तो वो ऊपर की तरफ थोड़ा रेजिस्टेंस दे सकता है। लेकिन करंट हमें लगता है कि करंट स्तरों से ये जो रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये नज़रिया और कुछ स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर, मेटल सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। और चीन से GDP डेटा तो आया ही, लेकिन उसी के साथ कई सारे स्टील मिल्स को उन्होंने प्रोडक्शन कट करने की बात करी है, जिसके चलते इंडिया में जो चीप इंपोर्ट हो रहा था स्टील का, वो कम होता हुआ नजर आएगा, जो एक पॉजिटिव है पूरे स्टील सेक्टर के लिए। इसी के चलते कई सारे स्टील स्टॉक्स में भी आज अच्छा एक्शन दिखा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी है। लेकिन IT सेक्टर से कोफोर्ज, इस स्टॉक में भी शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तेजी के पीछे की वजह क्या है? कुछ नई डील्स हुई है, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। पूरी डिटेल्स के साथ अंश हब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल, यहाँ पे 4 मेन फैक्टर्स नजर आते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो स्टॉक स्प्लिट का है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि जो 1 शेयर है जिसकी फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज़ है, वो टूट के 2 रुपये हो जाएगी, तो 1 शेयर के बदले 5 शेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी लिक्विडिटी बनती हुई नजर आ सकती है। दूसरा रीज़न, स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे सैबर के साथ, जो कि एक ग्लोबल ट्रैवल टेक कंपनी है। और ये जो डील है ये कुछ $1.5 बिलियन की हुई है। 13 साल का ये डील है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। और इस डील के चलते यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी पे फोकस किया जाएगा। तीसरा रीजन यहाँ पे एक्विजिशन का है। 2 एक्विजिशन किया है कंपनी ने। कंपनी की जो एक सब्सिडरी है कोफोर्ज इंक, उसने राइथमोस को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है कुछ $30 मिलियन के लिए। तो दूसरा एक्विजिशन कोफोर्ज टेक ऑस्ट्रेलिया है, जो TM लैब्स को एक्वायर करनी है $20 मिलियन के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसको एक्वायर करने वाली है, वहाँ पे मेन फोकस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे किया जाएगा, जिसके चलते यहाँ पे और अच्छी पॉजिटिव और बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। आखिर में हम देखें तो ब्रोकरेज भी काफ़ी आए हैं, काफ़ी रिपोर्ट्स आए हैं और सब यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कोटक की बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने अपना जो रेटिंग है वो अपग्रेड करके बाय किया है। टारगेट 9,000 का रखा है। मॉर्गन स्टैनले ने 11,500 का टारगेट रखा है। तो जेफरीज ने बाय रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 10,350 किया है। तो ये रीजंस की वजह से स्टॉक काफ़ी भागता हुआ आज नजर आ रहा है। कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते कोफोर्ज में आज शानदार तेजी दिखी है। निफ्टी IT इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। सचिन, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी इस स्टॉक पर, कोफोर्ज आज की शानदार तेजी के बाद? शिशा जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। एंड ये देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशंस में एक शार्प अप मूव जरूर देखने को मिला है, बैक्ड बाय द कुछ फंडामेंटल्स जो भी न्यूज़ेस आए हैं उसके चलते। ओवरऑल भी अगर टेक्निकली देखें तो करीब 7100 के आसपास में ना एक अच्छा बेस बना हुआ था स्टॉक्स का, और स्टॉक जो है करीब 7100 से लेके 7500 इस रेंज में जो है वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि हायर साइड में वो रेंज ब्रेक होती हुई आज के ट्रेडिंग सेशंस में नजर आई है। सो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक जैसे 7500 के ऊपर ऑलरेडी सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, और कमिंग डेज में पहला टारगेट करीब 8000 और दूसरा टारगेट करीब 8400, ये 2 टारगेट्स जो है वो हो सकते हैं कमिंग डेज में एक बार टेस्ट
होते हुए नजर आए, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग लौटती हुई नजर आई है। साथ ही साथ में स्टॉक थोड़ा सा ओवरसोल्ड होता हुआ नजर आया था, वहां से भी एक रिवर्सल हमने कंटिन्यू होता हुआ देखा है। सो चार्ट स्ट्रक्चर अगर वीकली भी देखें काफी पॉजिटिव है, नो डाउट। हायर साइड से कुछ रिट्रेसमेंट जरूर देखे थे, बट वीकली एज वेल एज डेली चार्ट्स पर अच्छे लेवल से रिवर्स होता हुआ स्टॉक दिखा है। पूरी पॉसिबिलिटीज है अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू करने की। 8000 8400 कुड बी द नेक्स्ट टारगेट जो कि कमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकता है। बेस अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट्स हम 7500 का कंसीडर करके चल सकते हैं। 7500 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोफोर्ज के अलावा कई और आईटी स्टॉक्स में भी आज काफी अच्छा एक्शन दिखा है। परसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा, इन दोनों स्टॉक्स में 3.5 से 4.5% की तेजी आज दिखी है। जतिन, क्या राय होगी इन दोनों ही आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर? कौन सा स्टॉक बोला भाई? परसिस्टेंट सिस्टम्स और टेक महिंद्रा। ओवरऑल आईटी स्पेस में हमें लगता है कि थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले हफ्ते आईटी इंडेक्स अराउंड 7.5% का करेक्शन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया है आईटी स्टॉक्स, और हमें लगता है कि इन द केस ऑफ परसिस्टेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बुलिश एनगल्फिंग बुल कैंडल पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म एक जो सेलिंग प्रेशर था वो थम गया ऐसा लग रहा है। और ऊपर में परसिस्टेंट की बात करूं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक अराउंड 5750 5800 तक ये रैली जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। अगर जो कोई करंट लेवल से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमें 5280 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, और ऊपर में टारगेट रहेंगे 5750 से 5800। ठीक है, तो ये नजरिया परसिस्टेंट सिस्टम्स 5800 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। पूरे के अंदर फिर से नज़र डालें तो एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं। आज मेरे को सिर्फ डर इसी चीज़ का बार बार लग रहा था कि कहीं बाजार आए हुए गेंस को खो ना दे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी सिर्फ आधा घंटा बाकी रह गया, देखते हैं आधे घंटे में और क्या होता है। बट लेकिन फ़िलहाल इंडिया विक्स जिस तरह से डाउन हुआ है, लगता नहीं कोई झटका लगेगा मार्केट को आज की क्लोजिंग में। तो आज फर्स्ट डे ऐसा होगा 10 दिन के बाद जब बाज़ार आखिरकार थोड़े बहुत गेंस आपको दिखा के जा रहा है। इस बीच अगर आप HDFC बैंक को देखेंगे अभी भी लाल निशान में है। आज इसने पूरा दिन लाल निशान में दिखा दे। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना HDFC बैंक के साथ साथ, तो आपको दिखेगा कि आज मार्केट में पार्टिसिपेशन सभी का हुआ है। सभी ने जितने लॉस खोए थे वो कवर एक दिन में तो नहीं ही होंगे, लेकिन कुछ सब में आज हरा निशान जुड़ा है। इसलिए आज 300 और सिर्फ 800 शेयर ऐसे हैं जो डिक्लाइंस में हैं। अदरवाइज़ उसके मुकाबले आप देखेंगे 3-3 4-4 गुना की भी रेशो है। और ये F&O में भी दिखेगा 186 शेयर इस समय हरे निशान में हैं। चलिए देखते हैं कुछ और शेयर्स या फिर कुछ और मार्केट की चीज़ें। नीरव वोरा इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा कर लेते हैं बातचीत। नीरव जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस गिरावट के बाद अब मार्केट्स में आपको भी लग रहा है थोड़ा फील गुड आ रहा है सर? मार्केट्स थोड़ा सेफ जोन में जा रहा है, गिरेगा कम और पुल बैक करेगा, ऐसा आपको फील हो रहा है? जी बिल्कुल। हमें लग रहा है कि आज जो हमने एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखी है अक्रॉस लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जो हम पिछले 2 दिनों में भी थोड़ा बहुत देख रहे थे। सिलेक्टिव सेक्टर्स एंड सिलेक्टिव कंपनीज में हमें दिख रहा था कि थोड़ी खरीदारी दिख रही है, और आज तो अच्छा खासा बाइंग हमने देखा है। तो करीबन हमें ऐसा लग रहा है कि 21,800 22,000 के आसपास जो निफ्टी मंडरा रही थी, कहीं ना कहीं मार्च के महीने में एक अच्छा बॉटम हमें देखने मिल सकता है। और अगर 21,800 निकल जाता है तो शायद 21,500 21,600 के करीब भी हमें ये बॉटम शायद देखने मिले। बट हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक वी शेप्ड रिकवरी हमें देखने शायद ना मिले, एंड पूरे मार्च के महीने में हमें शायद एक कंसोलिडेटिव मूवमेंट मिले निफ्टी में। तो बहुत एग्रेसिव जाना भी इस समय पर मुमकिन नहीं लग रहा है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना एक अच्छी बात रहेगी। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल है, जहाँ पे लंबे समय के लिए अगर उनका व्यू एक साल से ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर वो 25-30 से 50% जैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बाकी का थोड़े वॉलेटिलिटी का यूज़ करके आने वाले दिनों में निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। कुछ और शेयर्स में ज़रा और भी पता कर लेता हूँ और एक व्यू पॉइंट आपसे जानते हैं।
आज जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उसमें से एक क्रॉम्पटन भी मेरे को दिख रहा है, और टिपिकली ये सीरीज़ के स्टार्टिंग में या सीरीज़ के एंड में ही दिखेगा आपको, बीच में कभी नहीं दिखता। आपका अगर थोड़ा बैक टेस्टिंग है तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा, और शायद सचिन भी ये बात जानते ही होंगे। सचिन जी, क्रॉम्पटन आपको या तो एक्सपायरी पे ज़्यादा एक्टिव दिखेगा या तो स्टार्टिंग में तो सीरीज़ एक्टिव दिखेगा। इस बार फिर से दिख रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, आज शेयर भी बढ़िया चल रहा है, 5% ऊपर है। एक बार आपका टेक क्रॉम्पटन पे सर। बिल्कुल डिम्पी जी, एक अच्छा मोमेंटम्स बना हुआ है। इवन नॉट इवन टुडे, अगर मैं देखूं एक रिवर्सल साइन करीब 3rd मार्च को यहाँ पर इंडिकेट होते हुए नजर आए थे, जब स्टॉक ने एक बॉटम बनाया था करीब 316 के आसपास में। और उसके बाद में प्रायर डे पर यानी कि नेक्स्ट डे पर 4th मार्च को एक कंफर्मेशन भी जो है वो हमें मिलती हुई नजर आई है। उसी का एक इम्पैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशंस में हम यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 5% का गेन अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वेल, सेटअप्स थोड़े से पॉजिटिव होते हुए तो नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है ये जो गेन है और फर्दर एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड में जो पॉसिबिलिटीज लग रही है वो करीब 360 365 उन लेवल्स को टेस्ट करने की लग रही है। सो अभी जिस तरीके का ये मोमेंटम है और फर्दर कमिंग डेज के लिए एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। पोटेंशियल टारगेट्स ऑलरेडी यहाँ पे 360 365 वो नजर आ रहे हैं। इमीडिएट बेस पर अगर हम फोकस करें, इमीडिएट लेवल्स जो बन रहे हैं लोअर साइड में, जो बॉटम हो सकते हैं, जो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, वो लेवल्स है 325 के। सो अगर कोई पोजीशंस बनाने के बारे में देख रहा है, 325 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। अपसाइड में 360 365 कुड बी द टारगेट। तो ये नजरिया क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर 5.5% की तेजी आज के सत्र में दिखी है, लेकिन 3 बज चुके हैं, मार्केट से 3 का समय हो चुका है और मेरे सहयोगी आनंद शुक्ला अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, बताएं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों के दम पर आज के सत्र में एक्शन दिखा है? जी हाँ, शुरुआत करते हैं जाइडस लाइफ से, जहाँ पर कंपनी ने एक एनवीमो नाम की दवा लॉन्च की है, और ये जो दवा है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किडनी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते शेयर में करीब 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। L&T भी फोकस में है, जहाँ पर कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है, और ये जो ऑर्डर है वो बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए मिला है। रिसेंटली कंपनी को इसी रेंज में ऑर्डर मिला था, जिसके चलते शेयर में हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें KEC इंटरनेशनल की, तो KEC इंटरनेशनल को 117 करोड़ का इनकम टैक्स रिफंड मिला है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। एंजल वन भी फोकस में है, जहां पर कंपनी ने बताया कि उन्होंने अम्बरीश केंगे को ग्रुप CEO नियुक्त किया है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। और अंत में बात करें BEL की, तो BEL ने ₹1.5 पर शेयर अंतरिम डिविडेंड के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके चलते शेयर में करीब 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जहां पर खबरों के दम पर आज एक्शन दिखा है। आनंद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, IRFC को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिला है, इससे आगे कारोबार में किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, इस पर कंपनी के CMD मनोज कुमार दुबे से खास बातचीत की है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है IRFC को, तो इसके बारे में कुछ बताएं, और आगे चलकर 2.0 की जर्नी किस तरह की रहेगी? तो धन्यवाद ऐश्वर्या। तो परसों माननीय रेल मंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि भारत सरकार ने IRFC को नवरत्न की स्टेटस प्रदान की है। इस स्टेटस के मिलने के बाद हमें अपने व्यवसाय को तेजी से करने में सुविधा मिलेगी। बोर्ड को कई स्वायत्ता मिलती है, जिससे कि हम अपने डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। इसके अलावा जो 2.0 हम करने जा रहे हैं, जिसकी हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें यह है कि अभी तक हम सिर्फ भारतीय रेल को ही लोन देते थे, उन्हीं को बहुत सस्ते दर पे पैसा मुहैया कराते थे। अब हमारी कोशिश ये है कि रेलवे इकोसिस्टम में जो भी लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको भी हम फंड मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, उनकी भी हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल में, पोर्ट के क्षेत्रों में, मेट्रो रेल में, जहां जहां भी रेलवे इकोसिस्टम में पैसे की आवश्यकता होगी, वहां हम कोशिश करेंगे कि हम ड्यू डिलिजेंस करके, और क्योंकि रेलवे के प्रोजेक्ट के अप्रेजल की हमें काफ़ी उसकी अच्छी पकड़ है हमारी टीम को, बिकॉज हम रेलवे का ही काम करते रहे हैं, तो हमें लगता है कि उनको हम बहुत जल्दी अप्रेज, और 0 NPA का जो हमारा अभी तक का मूल मंत्र रहा, जो मेंटेन करते हैं, उसको करते हुए हमें उम्मीद है कि 2 से 5 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमें मिलने वाले हैं रेलवे के सिस्टम में, जो हमें अच्छा मार्जिन देने वाला है। तो हमारा बॉटम लाइन वो काफ़ी
इन प्रोजेक्ट के मिक्स में आने के बाद ये हमारा आपने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की भी बात की, तो उस गैमेट में, उस इकोसिस्टम में किस तरह का फाइनेंसिंग डिवर्सिफिकेशन आप देख रहे हैं, अगर कुछ एग्जांपल्स से लीड करें? देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि भारतीय रेल को 2030 तक 8 गीगावाट अक्षय ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय रेल एनर्जी पे पूरा जाना चाहता है। 8 गीगावाट की आवश्यकता है और हर जोनल रेलवे पीपीए एग्रीमेंट, पावर परचेज एग्रीमेंट, वो टेंडर्स जो हो रहे हैं वो 8 गीगावाट के लिए करीब 30 गीगावाट के टेंडर्स की आवश्यकता होगी। 1 मेगावाट का कीमत करीब 5 से 6 करोड़ रुपया होता है उसको स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा व्यवसाय है जो सिर्फ रेलवे को ही कैटर करेगा। हमारी कोशिश है कि करीब पूरा हम फंड करें, तो ये एक बड़ा बिजनेस हो गया। पोर्ट इस देश में आपको पता है, ईस्टर्न कोस्ट पे, वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारे पोर्ट आ रहे हैं। बदाऊन पोर्ट आ रहा है, इतना बड़ा पोर्ट आ रहा है। उस पोर्ट की कनेक्टिविटी करनी होगी रेलवे सिस्टम के साथ, वहां भी हमारा 2.5% की तेजी स्टॉक में आज के सत्र में भी दिखी है, पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और मैनेजमेंट का नजरिया भी काफी पॉजिटिव है। लेकिन एक टेक्निकल राय ले लेते हैं IRFC पर। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, 117 के आसपास कारोबार करता हुआ टेक्निकल्स पर देखिए तो क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए, टेक्निकली अगर जो मैं देखूं तो हमें लगता है कि एक पुल बैक जरूर देखने मिल सकता है। डेली चार्ट्स के ऊपर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, जिसके कारण हमें लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी फेड होते हुए नजर आ रहा है और अपसाइड में हमें लगता है कि एक रैली टुवर्ड्स 123 125 जोन्स तक पॉसिबल है। तो करंट सर से अराउंड 7 to 8 रुपीज अपसाइड पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे अगर जो कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं तो हमें लगता है कि 115 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये जो करंट रैली है वो कंटिन्यू रह सकती है, कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। IRFC में नवरत्न का स्टेटस मिलने के बाद एक तो ठीक हो रही है और इंडिया विक्स भी जिस जगह पर चाहिए एग्जैक्टली उसी जगह पर है। बट हाँ, ये है कि थोड़ा ये बैक टू बैक सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक दिन का काम नहीं है। बाजार जिस तरह से 5 महीने में टूटा है, अगर 5 महीने भी उसी स्पीड से भी रिकवर हो जाए तो होली से रिकवरी होना शुरू होगी तो दिवाली तक पहुंच जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि सारे दुख दर्द 5 महीने वाले वो एक दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में ख़त्म होंगे। तो वो तो एक सीज़न से शुरू होकर दूसरे सीज़न तक भी जा सकते हैं। इसलिए मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए थोड़ा रुकना होगा, पेशेंस भी रखना होगा। अब वैसी वाली बात नहीं रही है। बाज़ार ने गिरकर बहुत सारी भ्रांतियाँ तोड़ दी हैं। भ्रांतियाँ उसमें से एक भी थी कि कोई भी चीज़ होगी तो बाइंग ऑन डिप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये भ्रांति थी कि मार्केट्स थोड़े मैक्रो को इग्नोर मारता है, ये भ्रांति भी मार्केट ने तोड़ दी। ये भ्रांति भी थी कि बड़े बड़े शेयर्स जिनके नाम बड़े हैं उनमें गिरावट ज़्यादा नहीं होगी, करेक्शन के नाम पे 10-15% एवरेज की कटौती होगी, लेकिन एवरेज की कटौती 40% तक पहुंच गई। फिर ये भ्रांति भी थी मार्केट्स के अंदर की लिक्विडिटी मार्केट्स को बचा लेती है, ये भ्रांति भी टूट गई। इसी लिक्विडिटी के अंदर ही मार्केट्स चले गए और ये भ्रांति भी टूट गई कि 15 से 16% लॉन्ग पोजीशंस पे जब डेरिवेटिव्स पे FIs की लॉन्ग पोजीशन आ जाएगी तो बहुत ही बेहतर होता है, बहुत स्पीड से ऊपर आता है मार्केट, वो भ्रांति भी टूट गई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर स्टडी और हम एनालिसिस करने बैठें तो शायद रात भी हो जाए, लेकिन तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए अपने अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सचिन गुप्ता है, जतिन केडिया और नीरव वोरा है, इन सब से हम कर रहे हैं बातचीत। सचिन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि अब सिर्फ 15 मिनट का समय रह गया। कोई एक अच्छा शेयर जिसको आपको लगता है कि BTST में दे के जाना चाहिए तो आप दे सकते हैं। मैं पूछने के लिए राइडर आपके लिए STBT का भी छोड़ देता हूं अगर आपके पास है तो, लेकिन बुरा लगेगा STBT दोगे तो मन दुखेगा। बिल्कुल डिम्पी जी, आज ऐसे मार्केट को देखते हुए तो बिल्कुल STBT का ख्याल नहीं है दिमाग में एंड BTST के साथ ही जाना चाहेंगे। और स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर से। स्टॉक का नाम है दीपक फर्टिलाइजर। ऑलरेडी एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम्स आज के ट्रेडिंग सेशंस में होल्ड होता हुआ नजर आया है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। ओवरऑल अगर डेली चार्ट्स पर भी देखें तो एक फॉलिंग बैच पैटर्न्स के ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ पर दीपक फर्टिलाइजर्स में बाय करने की सलाह रहेगी एट करेंट मार्केट प्राइस। लोअर साइड में 1015 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। अप साइड में मुझे लग रहा है करीब 1095 और 1100 उन लेवल्स को एक बार टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। तो यहां पर बाइंग की सलाह दीपक फर्टिलाइजर में। नहीं, ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, मैं दीपक फर्टिलाइजर के साथ एग्री भी करता हूँ। उसकी मैं बड़ी वजह बताता हूँ। असल में क्या होता है, जब दो आदमी लड़ते हैं तो तीसरे का बड़ा बेनिफिट होता है।
असल में होगा क्या कि रेसिप्रोकल टैक्स की बातचीत हो रही है, वो इंडिया के ऊपर लगाना चाहते हैं। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कांग्रेस में कि हम इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, जितने ड्यूटीज़ हमारे पे लगाते हैं उतना हम भी लगाएंगे। और उन्होंने चाइना के ऊपर भी ड्यूटी बढ़ा दी है। तो चाइना का मार्केट इसी केमिकल वाले बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा है और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है और ग्लोबल सप्लायर भी है। ऑल्दो हमने काफ़ी हद तक अपनी ड्यूटी प्रोटेक्शन से उनको बचा रखा था, मैंने हमारी कंपनीज को बचा रखा था, बट फिर भी जब ये बात आएगी तो उसके ऊपर थोड़ी सी बड़ी ड्यूटी, और हमारा तो क्योंकि मार्केट शेयर बहुत छोटा है तो हमारे ऊपर जो ड्यूटीज़ लगेंगी उससे हमें ही अल्टीमेटली बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे से बड़े प्लेयर के ऊपर ड्यूटी भी लग रही है। तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि जिनका भी ग्लोबल एक्सपोजर है या फिर डोमेस्टिक भी ठीक है, वो सारी कंपनीज़ को एक बार ना ड्राइंग रूम में बैठ के वापस से चेक एंड बैलेंस करो, रिसर्च करो कि इनके कितने बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। दीपक फर्टिलाइज़र उसमें से एक है, इस शेयर पे भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, यानी कि M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में आज जो बढ़त आई है 4% की, इसके ट्रिगर्स क्या हैं वरुण दुबे बता रहे हैं। बाद में हम मेहमानों से पता करेंगे कि इसमें करना क्या है। वरुण जी बताएं M&M फाइनेंशियल सर्विसेज की तेज़ी का कारण। देखिए, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में जो आज आपको तेज़ी देखने मिल रही है उसका कारण है JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट। दरअसल JP मॉर्गन ने इस कंपनी में फिर से अपनी कवरेज की शुरुआत की है। ओवरवेट का कॉल है और प्राइस टारगेट देखिए 235 से बढ़ा के अब 320 रुपये का कर दिया है। दरअसल इन्हें कुछ समय पहले चिंता थी इस कंपनी के खासकर ROAs को लेके कि किस तरह से ROAs जो है इस कंपनी के होने वाले हैं, खासकर 2023-2024 में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेके भी चिंताएं थी, लेकिन अब ये चिंताएं जो है वो खासकर दूर होते हुए नजर आ रही है। खासकर इनका कहना है कि 2025 के लिए कंपनी ने हाल फिलहाल में जो आगे के लिए अपने ROA का गाइडेंस दिया है 1.8 से 2% के आसपास, वो काफ़ी रीजनेबल है और अचीवेबल लगता है। सिर्फ यही नहीं, ये कह रहे हैं कि अब जो रेट साइकिल टर्न हो रहा है उसका फ़ायदा भी M&M फाइनेंस को होगा और यहाँ पे निम्स जो है उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। कोर फीस जो है वो सुधरेगा और ट्रैक्टर साइकिल सुधरेगा, तो उसका भी बड़ा फ़ायदा जो है वो M&M फाइनेंस को होगा। रूरल इकोनॉमी में वैसे ही सुधार देखने मिल रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो M&M फाइनेंस होगा। और Q3 में अगर आप देखें तो जो फ्लो रेट्स है उसमें भी सुधार देखने मिला था। इसके पहले अगर आप देखते हैं तो जो डिसबर्समेंट लेवल है उस पर कंपनी अपने पीयर्स यानी कि प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब दरअसल अगर आप देखेंगे तो जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन इस कंपनी ने किया है उसका फ़ायदा जो है कंपनी के डिसबर्समेंट में भी होगा और आगे डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखने मिलेगी, ये कह रहे हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी सुधर रही है और जो राइट ऑफ्स है उसको भी कंपनी कम कर रही है, तो आगे चल के कंपनी के जो ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट है उसमें भी सुधार का अनुमान ये लगा रहे हैं। वैल्यूएशंस इनका कहना है कि वो भी सस्ते हैं। केवल एक दिक्कत की बात है, जो राइट इशू चल रहा है उसके चलते थोड़ा बहुत ओवरहैंग जो है इस काउंटर पर रह सकता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो फंडामेंटल्स कंपनी के सुधर रहे हैं, जो चिंताएं पहले थी वो अब दूर हो रही है। इसके लिए इन्होंने कवरेज की शुरुआत की, लक्ष्य को बढ़ाया और इसी का असर आप देख रहे हैं कि M&M फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में आज तेजी देखी जा रही है। ठीक है नीरव जी, एक बार आपका टेक चाहिए इस पे M&M फाइनेंशियल्स पे। आप क्या कैलकुलेट करते हैं या आपको कैसे लगती है कंपनी? जी बिल्कुल, जो हमारे सहयोगी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जो फंडामेंटल्स है वो डेफिनेटली इंप्रूव हो रहे हैं। अगर मैं Q3 की भी बात करूं तो जो पैट के नंबर्स थे बहुत ही शानदार थे। YOY बेसिस पे 63% का एक मुनाफा हमने देखा है बढ़कर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है, 143% से बढ़कर मुनाफा आया है। सो ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम का भी ग्रोथ हमने जो देखा है अगेन YOY बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन था, करीबन 13% से बढ़ा हुआ है। सो ओवरऑल जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। हमने देखा था कि M&M फाइनेंस पिछले 2 से 3 क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था बुक्स के कारण, बट ओवरऑल अब ये जो स्ट्रगल है वो हमें लग रहा है कि ये पीछे रह जाएगा एंड धीरे धीरे करके जो AUM ग्रोथ भी देखने मिलेगा, जिस हिसाब से थर्ड क्वार्टर में मैनेजमेंट ने भी जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो उसके चलते ओवरऑल NBFC स्पेस हमें अच्छा लग रहा है एंड M&M फाइनेंस इज वन ऑफ आवर टॉपिक्स। हमें लग रहा है कि आगे आने वाले समय में 330 का एक लक्ष्य देखने मिल सकता है हमें M&M फाइनेंस में, अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो तो। नजरिया M&M फाइनेंशियल पर 3.5% की तेजी और आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है जिसके दम पर भी यहां पर एक्शन दिखा है। लेकिन नीरव, आपके BTST STBT ट्रेड्स कौन से होंगे आज?
तो आज का जो मार्केट सेटअप है और जो हमें लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो ट्रेड कर रहा है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। सो हमें लग रहा है कि ओवरऑल ये जो यूटिलिटीज पावर स्पेस है वो अब फिर से एक लाइमलाइट में आना चाहिए, बिकॉज गर्मी का माहौल शुरू हो चुका है एंड जो पावर डिमांड है अब धीरे धीरे पिकअप करना शुरू कर देगी। सो थर्ड क्वार्टर में यूजुअली हम देखते हैं कि सर्दी के कारण थोड़ा पावर का जो डिमांड होता है वो थोड़ा स्लगिश होता है, बट इवेंचुअली जैसे ही गर्मी का माहौल शुरू होता है तो ये सारे कंपनीज का जो डिमांड पिकअप एक देखने मिलता है। तो पावर ग्रिड आज करीबन 4-4.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम एक जो बिल्ड हुआ है वो आने वाले दिनों में भी एक बरकरार रहेगा और कल के लिए हमें ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। करीबन 3 से 5% का एक मुनाफा हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। पावर ग्रिड पर यहाँ पर मुनाफा नजर आ सकता है और मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। लेकिन जतिन, आपके आज क्लोजिंग कॉल्स कौन से होंगे? एक BTST यानी कि लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉक रहेगा वो हुडको रहेगा। हुडको में हमने देखा है कि एक शार्प रनअप के बाद पीछे 3 या 4 घंटे से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक छोटा सा बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हमें लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में ये एक अच्छा खासा मूव अपसाइड की तरफ दिखा सकता है। तो हुडको लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 175 का और ऊपर में एक्सपेक्टेड टारगेट है 181 और 183। हुडको पर BTST ट्रेड, बाय टुडे सेल टुमारो का ट्रेड यहाँ पर जतिन जी ने दिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स पर नज़र डालेंगे जहां पर आज के मॉइल की तो हमने बात कर ली, मेटल सेक्टर से कई सारे स्टॉक्स की भी चर्चा की, लेकिन फार्मा सेक्टर से अजंता फार्मा 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर। ग्लेनमार्क और औरोबिंदो फार्मा में भी 3.5 से 4% की तेज़ी दिखी है। नीरव, क्या राय रहेगी इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर? कोई नए पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सकते हैं? तो देखिए, ओवरऑल फार्मा स्पेस की बात करें तो हमें लग रहा है कि थोड़ा सा एक कंसोलिडेटिव फेज में जा सकता है, बिकॉज जिस हिसाब से ग्लोबल ये जो ट्रेड वॉर का माहौल चल रहा है तो अभी भी कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज बनी रहेंगी। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रहना बेहतर है इसमें। इस पर्टिकुलर स्पेस में हमें CDMO स्पेस ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो जो कंपनीज CDMO स्पेस में है जैसे कि डिवीज लैब्स हो गई या फिर बायोसिमिलर्स में जैसे बायोकॉन हो गए, तो ये सारे स्टॉक्स पर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा। हमें लग रहा है कि बायोकॉन जो एक अच्छा खासा करेक्शन देख चुका है पोस्ट Q3 नंबर्स, आने वाले समय में एक अच्छा अपसाइड देखने हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने मिल सकता है। इसका कारण यही है कि 2-3 नए जो लॉन्चेस होने वाले हैं FY26 में, तो उसके वजह से जो टॉप लाइन ग्रोथ होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा बायोकॉन के लिए। तो एक 20 से 25% का गिरावट हमने ऑलरेडी पिछले 2 महीने में देख ली है। तो आने वाले समय में हमें लग रहा है कि यहाँ पे खोने के लिए बहुत कुछ कम है। तो बायोकॉन आपके रडार पर होना चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला कि CDMO स्पेस एक हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, तो डिवीज लैब उसमें से एक अच्छी कंपनी निकल के आ रही है। तो ये 2 स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। डिवीज लेबोरेटरीज और इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स पर हमने चर्चा की, लेकिन ऑटो सेक्टर से M&M यहाँ पर भी 4% की तेजी आज दिखी है। UBS की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया है स्टॉक को, खरीदारी की राय दी है और टारगेट बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टारगेट इनफैक्ट उन्होंने घटाया है, लेकिन स्टॉक को अपग्रेड कर अब खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि टेस्ला के इंडिया प्लान्स के चलते हाल फिलहाल में काफ़ी गिरावट ऑटो सेक्टर और M&M में इन पर्टिकुलर दिखी थी, लेकिन उनके नज़रिए में ये कोई बड़ा थ्रेट नहीं है और M&M के मार्केट शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। उनका मानना है कि हाल फिलहाल में जो करेक्शन दिखा था वो एक ओवर रिएक्शन था और इसी के चलते उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है। सचिन, क्या राय होगी? M&M पर 4 से 4.25% की तेज़ी आज दिखी है यहाँ पर। एक अच्छा रिवर्सल है। अगर वीकली स्ट्रक्चर देखें तो ऑलरेडी काफी पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। एक बुलिश स्ट्रेंथ जो है वो क्लियर कट M&M में यहाँ पे नजर आ रही है। एंड ये जो डिप हमने जो रिसेंटली देखे थे अराउंड द लेवल ऑफ 2800 एंड 2900 के आसपास से, वही डिप लगाने के बाद में एक बेस बनता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट्स पर भी एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल्स थे करीब 2600 के आसपास में, उन लेवल से स्टॉक्स रिवर्स होता हुआ नजर आया। मुझे लग रहा है कमिंग
डेज में एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है जो कि एक अभी के लिए एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है, वो लेवल है 2750 का। सो 2750 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, अगेन अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 2900 और 3000 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। सो कोई भी अगर बाइंग की यहाँ पर रणनीति देख रहे हैं, 2750 के ऊपर ही मेरी सजेशन रहेगा यहाँ पे बाइंग के लिए। अपसाइड में 3000 तक के लेवल्स शॉर्ट टू नियर टर्म में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। लोअर साइड में अगर कोई पोजीशंस यहाँ पे बाइंग की लेता है अब दिस लेवल, तो लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना होगा, वो रहेगा 2650 का। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं मार्केट्स के बंद होने में। तो आज मार्केट फाइनली ये 10 दिन के वनवास को जो कि इसके चल रहा था उसको ठीक करके जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ आज मेरे को मार्केट्स के अंदर दिख रही है, वो दिख रही है कि आज पार्टिसिपेशन अच्छा है एडवांस डिक्लाइन की रेशो से, F&O के डाटा से, ये सब साफ समझ में आ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे को आज और अच्छी लग रही है मार्केट के अंदर, वो ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो शाम को FIs का नंबर आएगा वो थोड़ा बड़ा हुआ आना चाहिए। ऑलरेडी 15 से हम 16.5 हो चुके हैं, अगर ये थोड़ी दर से भी बढ़ता है तो मार्केट अपना बॉटम फाइंडिंग वाली सिचुएशन पे आ जाएगा। एक और अच्छी पॉइंट ये भी है कि अभी सीरीज़ की शुरुआत है, तो सीरीज़ की शुरुआत में सौदे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर हम कवरिंग करने पे भी आए तो हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, और अभी पूरा महीना है कवर करने के लिए। तो अगर धीरे धीरे भी बढ़े ना मार्केट तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि होली में ली हुई चीज़ दिवाली में कटे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि इस बीच आपको पूरे 5 से 6 महीने मिलेंगे, और 6 महीने के अंदर ही मार्केट टूटा है, और 6 महीने के अंदर मार्केट एज इट इज़ भी रिवर्सल कर जाए यू शेप करते हुए, तो आपको 6 महीने का रिकवरी का फेज चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ ठीक रहेगा। आज के जो सुपरस्टार रहे, यानी कि आज के जो चलने वाले शेयर्स थे जिन्होंने आज बढ़िया ट्रेड दिखाया, उनमें सबसे तेज़ बढ़ने वाला था अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, बड़े शेयरों की बात बता रहा हूँ मैं, दिखाते जाना, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, M&M, इनके लिए दिन आज ठीक रहा, आज काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़े। बजाज के दोनों ट्विंस आज थोड़े परेशान दिखे, बजाज फाइनेंस तो 3.5% नीचे था। इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक हल्के लाल निशान में थे। इन दोनों की कंबाइंड वेटेज ने आज बैंक निफ्टी को एक फ्लाइट नहीं उठने दी, यानी कि वो चलता तो रहा जहाज बट टेक ऑफ नहीं कर पाया वापस से। एक्चुअली में कल बैंक निफ्टी ने आधा काम कल ही कर लिया था। ग्रासिम भी आज हल्के से प्रेशर के साथ ही बंद हुआ है, दिन भर ये अनवाइंडिंग का प्रेशर झेलता रहा। कुछ और शेयर्स मैं आपके सामने रखता हूँ जो आज चले, उसमें कफोर्ज का दिन आज काफ़ी अच्छा था, डील हुई 8% ऊपर आ गया। सोना कॉमस्टार, ये कुछ एक ऑटो एंसिलरी शेयर भी चले। एक्सपायरी का तरीका बदला, यानी कि सोमवार को एक्सपायरी होगी NSE पर, तो BSE को इसका दर्द होगा, क्योंकि BSE की एक्सपायरी जो है वो मंगलवार को, उससे ठीक एक दिन पहले हुई है, तो वॉल्यूम बढ़ने के चांसेस हैं डेरिवेटिव्स का NSE पर, इसलिए भी ऐसा BSE पे थोड़ा प्रेशर बन सकता है। इंडसइंड बैंक और सुंदरम फाइनेंस जैसे शेयर्स आज कुछ और परेशान होते हुए दिखे। इसके अलावा आनंद राठी सिक्योरिटीज़ के अंदर भी करीब 6% तक का नुकसान आया। आज ज्योति CNC भी 3% टूटा। बढ़ने वाले शेयर्स में से IFL का दिन आज काफ़ी बेहतर रहा, 11% उसने आज जोड़े हैं। कुल मिला के मार्केट्स का आज सब कुछ थोड़ा चंगा सी टाइप लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद हरे निशान में क्लोजिंग हो रही है, काफ़ी दिनों बाद डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट में हमको क्लोजिंग दिख रही है। कन्विक्शन पूरी तरह से तो नहीं जगा, लेकिन फाइटिंग स्पिरिट, टाइगर जिंदा है वाली फीलिंग थोड़ी आ रही है। उम्मीद करते हैं 2-4 दिन भी ऐसा रहा तो आपका कंफर्ट लेवल मार्केट के अंदर वापस लौटेगा, और फिर बाइंग ऑन डिप्स वाली चीज़ें या फिर अच्छी वैल्यूएशन वाली चीज़ें वो देखी जाएंगी। अभी तक तो सिर्फ यूफोरिया, पागलपन था गिरावट का, शायद उसके बाद थोड़ी और मैच्योरिटी आएगी। बहुत शुक्रिया नीरव आपका आज समय देने के लिए। जतिन भाई आपका भी शुक्रिया, और सचिन गुप्ता आपका भी शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज तीनों मेहमानों का। मेरे को और आशीषा को भी आप इजाज़त दे सकते हैं, कल आपसे वापस मुलाकात होगी। नमस्कार।